Hello friends, this is Dharm Prakash Singh, a mathematics faculty for IIT JEE Mains and Advanced. This lecture will focus on the principle of inclusion and exclusion and its application, particularly counting surjections, sequence of prescribed sum with given upper bound, and a number theory problem and dearrangement. Basically the principle of inclusion and exclusion एक काउंटिंग प्रॉब्लम का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है. चलिए हम स्टार्ट करते हैं. तो स्टार्ट करने से पहले हमको नोटेशन बता देते हैं कि A1, A2, A3 डॉट 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 AK B finite sets oblique subsets of a finite set, subsets of a finite set A. सेकेंड हम ये डिफाइन करेंगे कि A कॉम्प्लीमेंट, the notation A bar represent complement of set A. Third, notation this represent number of elements in set A. तो पहले बेसिक से बात करते हैं. टू सेट्स लेते हैं. लेट A1 A2 be two sets. Let A1 and A2 be two subsets of a set A. Then यहाँ A को हम यूनिवर्सल सेट की तरह ट्रीट कर रहे हैं. देन वेन डायग्राम से हमें क्लियर है. देन वेन डायग्राम से हमें क्लियर हो जाता है कि नंबर ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू नंबर ऑफ, तो यहाँ पर मैं A1 A2 लिया है. नंबर ऑफ A1 यूनियन A2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ A1 प्लस नंबर ऑफ A2 माइनस नंबर ऑफ A1 इंटरसेक्शन A2. अगर डायग्राम से हम बात करें यूनिवर्सल सेट, क्योंकि हमारा A है, तो इसके कॉम्प्लीमेंट की बात करें तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ A1 यूनियन A2 कॉम्प्लीमेंट इज A माइनस A1 यूनियन A2. तो ये रिप्रेजेंट करेगा हमारे पास नंबर ऑफ A माइनस A1 प्लस A2 माइनस नंबर ऑफ A1 माइनस इंटरसेक्शन A2. सिमिलरली अगर A1 A2 A3 B 3 sets, then अगर वेट डायग्राम के हेल्प से देखें A, B, C या A1, A2, A3, so using this we can say that A1 union A2 union A3 is equal to number of A1 plus number of A2 plus number of A3 minus number of A1 intersection A2 minus number of A2 intersection A3 minus number of A1 intersection A3 and so last this plus number of A1 intersection A2 intersection A3. If A1, A2, A3 are subsets
let A1 A2 A3 be subset of a finite set A, then UG complementary principle, we can find that A1 complement union A2 complement union A3 complement is equal to A minus A1 union A2 union A3, and using this we can also calculate the complement of in general. In general, the extension of this rule is called the principle of inclusion and exclusion. Therefore, if A1, A2, A3 dot 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 AK be any sequence of finite sets K finite sets where K is a natural number of a set A, then इसको जनरलाइज करेंगे तो A1 यूनियन A2 यूनियन डॉट 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 AK इज इक्वल टू सम ऑफ AI where I is moved from 1 to K minus taking 2 at a time AI1 intersection AI2 such that 1 to AI1 less than I2 less than equal to K, then plus taking 3 at a time one less than I1 less than I2 less than I3 equal to K, and so on. minus 1 की पावर K minus 1 A1 intersection A2 intersection AK. क्योंकि नंबर्स है तो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं नंबर्स। ये जो रूल है ये हमारा कहलाता है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। इसी का कॉम्प्लीमेंट्री प्रिंसिपल की बात करें तो इसी से कॉम्प्लीमेंट्री प्रिंसिपल की बात करें, कॉम्प्लीमेंट्री प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन की बात करें तो अगर फाइनाइट सेट ए के हैं तो यहाँ पे हमारे पास A1 कॉम्प्लीमेंट यूनियन A2 कॉम्प्लीमेंट यूनियन एंड सो ऑन यूनियन AK कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू A माइनस A1 यूनियन A2 यूनियन AK। काउंटिंग प्रॉब्लम्स में हम इसका यूज करते हैं। बेसिकली दोनों ही इंपॉर्टेंट है अपने अपने डोमेन में, लेकिन काउंटिंग प्रॉब्लम्स के लिए कॉम्प्लीमेंट्री प्रिंसिपल का यूज ज़्यादा किया जाता है। अब हम इसके कुछ एप्लीकेशंस के बारे में बात करेंगे। सपोज पहला एप्लीकेशन हम लेते हैं काउंटिंग नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस। इससे कई एप्लीकेशन है बेसिक काउंटिंग में। नंबर ऑफ फंक्शन ऑन वन फंक्शन कैन बी काउंटेड इजीली। तो एप्लीकेशन वन, फर्स्ट एप्लीकेशन काउंटिंग subjections oblique
ऑन टू फंक्शंस। अगर हम इसकी प्रीलिमिनरी में चलें थोड़ा सा प्रीलिमिनरी में चलें तो लेट f be a function from a sequence of length n to a sequence of length k, where ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसमें सीक्वेंस है 1 2 3 डॉट 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 n, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है 1 2 डॉट 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 सीक्वेंस ऑफ लेंथ के। इसको हम अदर वे में इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि इसमें a1 a2 डॉट डॉट an एलिमेंट है डोमेन में, और कोड डोमेन में b1 b2 डॉट डॉट bk एलिमेंट है। इसको हम सीक्वेंस के केस में, फंक्शन के केस में, डिस्ट्रीब्यूशन के केस में लेबल्ड डॉट का केस भी ले सकते हैं, और लेबल्ड डॉट का केस होता है तो फंक्शन के डिस्ट्रीब्यूशन ही काउंट होते हैं, जहाँ पे नॉन आइडेंटिकल थिंग्स की बात हो रही है। तो फर्स्ट ऑफ थिंग, नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम n to k या a to b। नंबर ऑफ फंक्शंस की बात करें तो फर्स्ट एलिमेंट है b1 choices, because they by definition each element must have single element। each element के फर्स्ट each नंबर ऑफ फंक्शंस की बात करें, नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम n to k, तो ये हमारे पास आ जाएगा k की पावर n, because each element have k choices, then all n element have k choices। Similarly, number of injective oblique 1 functions की बात करें, from n to k, तो फर्स्ट एलिमेंट के पास k चॉइसेस, सेकेंड एलिमेंट के पास, क्योंकि ये 1 फंक्शन है, रिपीट नहीं हो सकता, एट मोस्ट 1 प्री इमेज रख सकता है, 1 में दैट एलिमेंट b हैज एट मोस्ट 1 प्री इमेज। और नंबर ऑफ 1 2 फंक्शंस, सब्जेक्टिव फंक्शन में each element of b has at least 1 प्री इमेज। तो ये जब एट मोस्ट का केस आता है तो हम 1 की बात करते हैं, जब एट लीस्ट का केस आता है तो नंबर ऑफ 1 2 फंक्शंस की बात होती है, और इसके बीच में मैक्सिमम और इनटू फंक्शंस भी आते हैं जिससे प्रॉब्लम को वेट किया जाता है। चलिए बात करते हैं। तो a1 has k choices, then a2 has k minus 1 choices, a3 has k minus 2 choices, then kth n element has k minus n plus 1 choices। जिसको अरेंज करेंगे तो रिमेनिंग फैक्टर टर्म से अगर हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं k minus n factorial upon k minus n factorial, then it become k factorial upon k minus n factorial, which is equivalent to k tn। तो ये शो करता है जो नंबर ऑफ परम्यूटेशन होता है, द सेट ऑफ परम्यूटेशन implied that every permutation is a 1 1 function। now अगर हम इसके एक पर्टिकुलर केस की बात करें, अगर k में नंबर ऑफ एलिमेंट n से लेस है, अगर bk k लेस देन n है, तो 1 1 फंक्शन बना, अगर इस फंक्शन को बनाना है तो किसी न किसी एलिमेंट की इमेज रिपीट करेगी। इस केस में 1 1 फंक्शन फॉर्म ही नहीं होंगे, तो इनको एज जनरलाइजेशन अगर हम बात कर रहे हैं तो अगर k लेस देन n है, then all function will be minimum and k greater than। यहाँ तक बात ठीक है, ये सिंपल है। अब हम बात करते हैं नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस की। नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन की मतलब कि कोडोमेन में, अगर कोडोमेन की बात करें, अगर डिस्ट्रीब्यूशन और लेवल पार्ट और की बात को एक्सप्लेन करने की कोशिश करें कि यहाँ पे हमारे पास सेट A है, सेट B है, ये सीक्वेंस और डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉब्लम आती है।
जब कोडोमेन के ईच एलिमेंट की एटलीस्ट वन इमेज हो तब नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन कहलाते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन में होता है कि सपोज बॉल्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं किसी को, तो नो वंस रिमेन्स एम्प्टी, ब्लॉक में या बेगर्स को या स्टूडेंट को समथिंग। इन दिस केस वी काउंट नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन। We are going to use this formula, so I am going to rough it, but we can remember it. तो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस के लिए हम यहाँ बात करते हैं कि लेट ए बी सेट ऑफ ऑल फंक्शन फ्रॉम n to m, यानी कि नंबर ऑफ ए जो है नंबर ऑफ n इक्वल टू ए बी द सेट ऑफ all functions from n to k। तो ये बारी रहेगा कि नंबर ऑफ a इक्वल टू k की पावर n। सेकेंड हम लेते हैं कि let ai is a set of such functions such that I is not in the range of f for all I equal to 1, 2, 3 dot k। तो अगर हम इस तरीके से बात करें तो हम देखेंगे कि जो A1 सेट है उसमें ith एलिमेंट की p इमेज नहीं है। Therefore जो A1 यूनियन A2 यूनियन AK will represent set of non-surjective functions या फिर इनटू फंक्शंस। अब इसमें कॉम्प्लीमेंट्री प्रिंसिपल का यूज करके नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन को इजीली काउंट किया जा सकता है, because in this case A1 complement union A2 complement union AK complement will represent the number of onto function, because this represents the set of non-surjective onto function. Its complement will collect all the onto function. Then using complementary principle of inclusion and exclusion, we can get this is equal to A minus number of A1 union A2 union AK. We know that number of A is the set of all functions, then it's k to power n. Again using this complementary principle, sum of ai अगर हम इसकी बात करें प्लस माइनस अल्टरनेट हो जाएगा। तो ai की बात करें तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास कितने होंगे, क्योंकि एक एलिमेंट की इमेज नहीं है, एक एलिमेंट की इमेज नहीं है, तो हमारे पास नंबर ऑफ ईच एलिमेंट है n माइनस k माइनस 1 चॉइसेस और k माइनस 1 की पावर n। For all A1, A2, A3, A3, number of cases will be KC1 cases होंगे। अगेन जब हम 2 की बात करें कलेक्शन ऑफ ऑल, तो यहाँ पे हमारे पास
किसी भी दो को सिलेक्ट करने की चॉइसेस है k C2। अब हमारे पास ईच एलिमेंट के पास k माइनस 2 चॉइसेस है मैप होने के लिए n के पास। सिमिलरली taken 3 at a time, 3 choices, cases है, choices हमारे पास k minus 3 एलिमेंट की and so on। At last k में से k को ही सेलेक्ट कर ले तो k एक भी चॉइस नहीं बचेगी, k माइनस इसको माइनस 1 की पावर k माइनस 1 k c k माइनस k की पावर है जो एक तरीके से 0 हो जाएगा। और इसको कंबाइन करके अगर लिख दे तो समेशन j इक्वल टू 0 टू k माइनस 1 की पावर k माइनस j k c j की पावर है। ये हमारे पास नंबर ऑफ ऑनटू फंक्शंस का फॉर्मूला आ जाता है यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। अभी के लिए फिलहाल मैं अभी इसको रफ नहीं करता हूँ, या चलो कर देते हैं, याद रखेंगे। In some particular cases, number of onto function को हम मेथड ऑफ सीक्वेंस से और फॉर्मिंग ए ग्रुप से भी कर सकते हैं, बट दैट डिपेंड द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम। फॉर एग्जांपल IIT 2018 की प्रॉब्लम है, इसमें एक से टाइप फंक्शन है हमारे पास नंबर ऑफ a to b, एक फंक्शन है सच दैट number of a are 7 and number of b is equal to 5 and number of onto functions हमें कैलकुलेट करने थे। और दूसरी प्रॉब्लम इसी के साथ दूसरा फंक्शन गिवन था जिसमें नंबर ऑफ वन फंक्शन काउंट किए थे, अल्फा बीटा टाइप से देके उसके बीच में रिलेशन फाइंड किया था। बेसिकली प्रॉब्लम नंबर ऑफ वन और ऑनटू फंक्शन काउंट करने पे थी। वन को तो इजीली काउंट किया जा सकता है, ऑनटू के केस में हमें क्या करने पड़ते हैं, ग्रुपिंग करनी पड़ती है। इस फॉर्मूले का यूज करके हमारे पास यहाँ अगर बात करेंगे तो n की वैल्यू 7 है और k की वैल्यू 5 है, इसको हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम उसको दूसरे वे में देखें, ग्रुपिंग से देखें तो हमें दो ये इस तरीके की प्रॉब्लम है कि डोमेन में 7 एलिमेंट है, को डोमेन में 5, 1 2 3 4 5 और हमारे पास मान लीजिए 7 कोई भी एलिमेंट है, यानी कि 7 एलिमेंट को 5 प्लेसेस पे हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। इस तरीके से इन सच ए वे दैट नो वन रिमेंस एम्प्टी, कम से कम एक एलिमेंट होना चाहिए। क्योंकि ये लेबल्ड का केस है, बॉक्स अलग अलग है, आइडेंटिकल का केस होता तो हमारे पास फॉर्मूला होता है नो वन n-1 ck -1, लेकिन वो केस यहाँ एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि ये लेबल्ड का केस आ जाता है। तो इसको इस तरीके से समझते हैं कि 1 2 3 4 5 ब्लॉक्स हैं। इसको सीक्वेंस की प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर दें तो 5 ब्लॉक्स हैं जो हमें फिल करने हैं 7 से, यानी कि 7 को 5 ग्रुप में पहले बांटना है। बांटने के बाद नंबर ऑफ अरेंजमेंट हम देख देंगे डिस्टिंक्ट है तो वो हमारे पास नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ वेज या इन शॉर्ट ऑनटू फंक्शंस आ जाएंगे। इस केस में अगर हम केस बनाने की बात करें, केस 1 कि नो वंस रिमेंस एम्प्टी, तो 1 1 1 1 1 तो सब में होना ही है। देन because we have 7 elements of 5 blocks, 5 groups, 4 3 case 2 क्योंकि again 1 2 3 4 5 और फिर से लेते हैं 1 1 1 2 और 2। केस 3 की बात करें तो 1 1, अब इससे कम पे नहीं जा सकते, इन्हीं में अरेंजमेंट होगा। तो हमारे पास अगर दो ही केस हैं, सिंपल दो केस हैं इस केस में, तो ऐसे केसेस में हम ग्रुपिंग से भी क्वेश्चन को कर सकते हैं इस तरीके से। अगर फर्स्ट केस की बात करें
तो यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ, मैं इसको थोड़ा सा डिवाइड करता हूँ। यहाँ पे बात करें तो 7 एलिमेंट 7 के ग्रुप को 7 फैक्टोरियल में अरेंज हो गए, इनको 4 ब्लॉक्स में बांटना है, 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल एंड 3 फैक्टोरियल। लेकिन हम बात करें इक्वल ग्रुप की, तो ये 4 जो ग्रुप्स हैं वो इक्वल ग्रुप्स हैं। इक्वल ग्रुप में जब भी हम बात करेंगे तो हमारे पास जो 4 है 4 फैक्टोरियल में जो इसमें ऑलरेडी काउंटेड है वो एक्सक्लूड करने पड़ेंगे। सिंपल सा समझ सकते हैं अगर इसको समझना चाहें कि मान लीजिए T1 और T2 ग्रुप तो आएगा, इसको हमें 2 ही ग्रुप में बांटना है, तो इधर T1 T2 ले सकते हैं और T2 T1। तो अगर हमारे पास 2 ही ट्वाइस थे और हमें 2 ग्रुप में बांटना है, तो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वेज की बात करेंगे तो एक ब्लॉक में इधर T1 है और T2 है, इधर T2 है T1 है, तो एक ही काउंट होगा क्योंकि डिफरेंट नहीं है, 2 ही है। तो यहाँ पे 2 फैक्टोरियल अपॉन जब सेम काइंड के हो जाते हैं अगर, तो उसमें हम सेम से डिवाइड कर देते हैं। इस केस में अगर यहाँ पे 4 फैक्टोरियल होगा, 4 ट्वाइस होंगे और उसको 2 ग्रुप में बांटना है इक्वल ग्रुप में, तो 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल तो 2 फैक्टोरियल अपॉन सेम रिपीटिशन को मैनेज करने के लिए 2 फैक्टोरियल। अब ये आपस में एलिमेंट के भी लेबल्ड है, ये आपस में भी अरेंज हो सकते हैं, इनको 5 फैक्टोरियल वैसे अरेंज किया जा सकता है। एंड बेस प्लस सिमिलरली यहाँ पे भी हमारे रखते हैं 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल ग्रुपिंग हो गई। अभी 3 को मैनेज करने के लिए 3 फैक्टोरियल, ये 2 को मैनेज करने के लिए 2 फैक्टोरियल डिवाइड कर देंगे, बाकी जो डिफरेंट अरेंजमेंट के लिए एलिमेंट आपस में इनमें कर सकते हैं, तो हम यहाँ से भी काउंट कर सकते हैं। तो ऐसे केसेस में जब हमारे पास प्रॉब्लम हो जिसमें नंबर ऑफ केसेस कम हो या ब्लॉक्स में स्प्लिट किया जा सके, तो हम ग्रुपिंग का या सीक्वेंसिंग का भी यूज कर सकते हैं। लेकिन ये एक जनरल फार्मूला देता है जिसमें गलत होने की चांसेस थोड़े या कहीं कि अप्रोक्सीमेट कम हो जाते हैं। यहाँ पे आप कुछ भी मिस कर देंगे, अगर हमने कुछ भी यहाँ पर मिस कर दिया तो गलत होने के चांसेस रहते हैं। बट अगर आप कॉन्फिडेंट हैं, आप परफेक्ट हैं, तो यू कैन गो इट। इस टाइप के प्रॉब्लम्स में ये जो सेक्शन होता है काउंटिंग सजेक्शन फंक्शंस या ऑर्डर फंक्शन का, ये बेसिकली लेबल्ड बॉल के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज होता है। वैसे हर नो बहुत प्रॉब्लम होती है, जब लेबल्ड बॉल का केस होता है तो प्रॉब्लम हमेशा डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉब्लम फंक्शन के ही केसेस में होती है, जहाँ पे 1 1 अगर 1 1 है तो एटमोस्ट का केस आ जाएगा, एटमोस्ट एक ही बॉल कोडोमेन की बात अगर करते हैं तो, और यहाँ पे अगर ऑनटू फंक्शंस की बात होगी तो एटलीस्ट का केस आ जाएगा, और बीच में कभी कभी मैन्युअल और उसके एडिशनल कंडीशंस की बात कर सकते हैं, जो भी अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट वेटेज रखती है। इसके बाद अगर हम बात करें इसका अगला एप्लीकेशन हम देखते हैं सीक्वेंस में। सीक्वेंस ऑफ prescribed sum with given upper bound. इन जनरल जो सीक्वेंस की प्रॉब्लम होती है, अब अगर हम केस यहाँ पे ले लें लेबल्ड आइडेंटिकल बॉल्स की बात करें डिस्ट्रीब्यूशन में, तो हमारे पास प्रॉब्लम कुछ इस तरीके से होती है जिसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं कि n1 प्लस n2 प्लस n3 n डॉट 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 n के इक्वल टू n, यानी कि क्लियर है, मुझे लगता है छोटा लिखा मैंने, जैसे लिख देता हूँ n1 प्लस n2 प्लस
n3 डॉट 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 nk इज इक्वल टू n। जो यहाँ सीक्वेंस की बात करते हैं तो हमारे पास सीक्वेंस इस तरीके का है, सीक्वेंस ऑफ लेंथ k की बात करते हैं। यहाँ पर हमारे पास कॉलम होती है कुछ इस तरीके की, जिसको मैथमेटिकली भी फॉर्म कर सकते हैं और प्रोबेबली भी दिया जा सकता है कि n आइडेंटिकल थिंग्स को k थिंग्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है या बांटना है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो अगर n पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, केस 1 प्रीलिमिनरीज पे चलते हैं थोड़ा सा। अगर केस 1 लें कि कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, अगर n1 n2 डॉट 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 nk belongs to set of natural number union 0, यानी कि अगर ये नॉन निगेटिव इंटीजर्स, नॉन निगेटिव इंटीजर के केस में क्योंकि आइडेंटिकल वर्ब पर बेस हो जाता है, लेबल का नहीं होता, लेबल का काम हमारा ये फंक्शन ना वन फंक्शन ऑन टू फंक्शन संभाल लेते हैं। तो आइडेंटिकल के केस में जो नंबर ऑफ केसेस बनते हैं, जैसे हमने भी बनाए थे, तो नंबर ऑफ केसेस ही नंबर ऑफ वे हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर दो के लिए बात करें n1 प्लस n2 इज इक्वल टू n, तो यहाँ 0 n 1 n माइनस 1 2 n माइनस 2 एंड सो ऑन। ये जो हमारे पास केस बनेगा n और 1, ये जो केसेस होंगे नंबर ऑफ केसेस ही नंबर ऑफ वे के बराबर हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन में, जब कोई भी रिस्ट्रिक्शन हमारे पास तो ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट आता है। इसमें हम मल्टीनॉमियल थ्योरम का यूज करते हैं, दो के केस में बायनॉमियल का यूज करते हैं कि इंडिसेस का सम ऑफ x प्लस y की पावर n अगर बात करें बायनॉमियल के केस में, तो हमेशा इसके बायनॉमियल एक्सपेंशन में जो सम ऑफ टर्म्स होगा, वो पावर्स होगी, वो हमेशा n रहता है। तो कोफिशिएंट जितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे इसके एक्सपेंशन में, उतने ही नंबर ऑफ वे हो जाएंगे। तो इस 2 के केस में हमारे पास नंबर ऑफ वे n प्लस 1 हो जाता है, जिसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं n प्लस 1। ऐसे ट्राइनॉमियल की बात करेंगे, ट्राइनॉमियल की बात करेंगे और इसको जनरलाइज करेंगे, इसी से जनरलाइज कर देंगे तो हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है, नंबर ऑफ वेज आ जाते हैं n प्लस k माइनस 1 c k माइनस 1। सेकेंड केस होता है सिंपल सा कि मान लीजिए n थिंग्स को k लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, आइडेंटिकल थिंग को, कि नो मंस रिमेन्स एम्प्टी, कम से कम एक मिलना चाहिए। यानी कि अगर मैथमेटिकली बात करें तो n1 n2 डॉट डॉट nk बिलोंग टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, यानी कि अब जीरो इंक्लूड नहीं है। तो ऐसे केसेस में क्या करते हैं, कि सबसे पहले 1 1 1 सबको अलॉट कर देते हैं। जब 1 1 अलॉट कर देते हैं तो जो नई प्रॉब्लम बन के आती है n1 डैश प्लस n2 डैश प्लस n3 डैश n डॉट 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 nk डैश, ये रिप्लेस हो जाती है n माइनस k। अब जो नए वेरिएबल है कि बस कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, क्योंकि जो मिनिमम रिक्वायरमेंट थी कंडीशन पे हम फुलफिल कर चुके हैं। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला लगा देते हैं, यहाँ पे k कट जाता है। तो इस केस में हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला आ जाता है n माइनस 1 c k माइनस 1। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं, इसका तीसरा केस करने जा रहे हैं। इसको मेरे प्रॉब्लम की वजह से समझेंगे, जिसमें अपर बाउंड की है। चलिए एक केस और दिमाग में आ रहा है, पहले इसको ही कर लेते हैं। केस 3 कि अगर n1 में रिस्ट्रिक्शन लगा दिया जाए कि n1 ग्रेटर देन इक्वल टू b1 है, n2 ग्रेटर देन इक्वल टू b2 है, और एंड सो ऑन nk ग्रेटर देन इक्वल टू bk। क्योंकि यहाँ नंबर 1 लिस्ट का केस है, तो ये केस है n1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, n2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड सो ऑन nk ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो जब इसका वाला केस होगा तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाते हैं। सेम कॉन्सेप्ट लगाते क्या करेंगे, पहले b1 b2 bk सबको अलॉट कर देंगे। अलॉट करने के बाद जो हमारे पास रिमेनिंग बचेगा उसको हम
अपनी फ्री चॉइस से डिपेंडेंट कर लें। तो इस केस में नंबर एवरेज बन जाएंगे n माइनस b1 प्लस b2 के लिए सारे अलॉट कर दिए हैं, और प्लस k माइनस 1 c k। ये हो गया एटलीस्ट का केस, एटलीस्ट d1 एटलीस्ट। अब इसको रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं केस फॉर अपर बाउंड प्रॉब्लम में, एट मोस्ट की केस की तरफ चलते हैं कि n1 कैन टेक एट मोस्ट दिस, n2 कैन टेक एट मोस्ट, और दोनों को कंबाइन करके एक प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल लेट n1 n2 n3 की ये सीक्वेंस हमें फाइंड करना है सर, दैट n1 प्लस n2 प्लस n3 इज इक्वल टू 30 सब्जेक्ट टू कंडीशन, पहली कंडीशन, सेकंड कंडीशन और थर्ड कंडीशन। हम अलग अलग कंडीशन इम्पोज कर सकते हैं कि -3 से n1 10 है, 4 to 8 की रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं, और थर्ड में स्ट्रिक्ट इक्वलिटी को अगर हम यूज करें तो यहाँ पे ले लेते हैं 0 से n3 19, दोनों तरफ स्ट्रिक्ट इक्वलिटी हो गई हमारे पास। तो ये प्रॉब्लम है, इन तीनों केस में फॉलो नहीं करते हैं, यहाँ पे हमारे रिस्ट्रिक्शन गिवन है। लेकिन इस प्रॉब्लम को भी अगर डबल बॉल का केस नहीं है, आइडेंटिकल बॉल का केस है, तो इसका जो सोल्यूशन होगा इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 30, क्योंकि हमें कैसे से काम करना है इनके एक्सपेंशन में। जैसे इसके बायनोमियल की बात करते हैं, इसमें जो रिस्ट्रिक्शन है वेरिएबल की, इसमें आ जाएगा इंटीजर वैल्यू से बात कर रहे हैं तो x की पावर -2, x की पावर -1, 0, x एंड सो ऑन, x की पावर 10 इनटू n2 के लिए बात कर रहे हैं तो x की पावर 4 प्लस x की पावर 5 एंड सो ऑन, x की पावर 8 एंड सो ऑन। यहाँ n1 के इंटीजर्स की बात होती है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे x की पावर 1, x की पावर 2 एंड सो ऑन, x की पावर 18। अगर ये नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे हम x की पावर 10 लग गए। तो इसके एक्सपेंशन से यूजिंग मल्टीनॉमिनल थ्योरम इसके कोफिशिएंट को फाइंड किया जा सकता है। ये जो जनरल अप्रोच है, बेसिक अप्रोच यही है। अब इसको हम प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन का यूज करके सॉल्व करने की कोशिश करेंगे एज एन एप्लीकेशन। चलिए, सॉरी मैंने आराम करने नहीं यार। तो सब इस टाइप की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए पहला जो रूल है, बेसिक रूल है कि जो हमारे सब्जेक्टिव कंडीशन थे 1 और 2 और 3, इसको पहले हम स्ट्रिक्ट इक्वलिटी को इक्वलिटी में बदलने की कोशिश करते हैं। स्ट्रिक्ट इक्वलिटी हटा देंगे तो -2 से n1 10, सेकेंड में स्ट्रिक्ट इक्वलिटी नहीं है तो हमारे को दिक्कत नहीं होगी। यहाँ आ गया 1 से n3 से सेकेंड थिंग है कि लोअर बाउंड को हमें 0 करना है, तो यहाँ पे चेंज ऑफ वेरिएबल इंट्रोड्यूस किया जाता है, 2 ऐड कर दें। लोअर बाउंड को हमें 0 करना है। इसको करने के बाद इसको हम चेंज ऑफ वेरिएबल डैश में ले, इसको m1 ले लेते हैं, इसको m2 ले लेते हैं, इसको m3 ले लेते हैं। तो जो हमारी गिवन प्रॉब्लम है, जो गिवन प्रॉब्लम है वो हमारी प्रॉब्लम कन्वर्ट हो जाएगी फाइंडिंग सीक्वेंस m1 m2 m3 such that m1 plus m2 plus m3 is equal to 4 and 5 plus 2 3
1327 subject to the condition पहली कंडीशन कि हमारे पास M1 0 से 12 में है, सेकेंड कंडीशन M2 0 to 4 है, एंड थर्ड कंडीशन कि M3 0 to 70। अब ये है यहाँ पे ऐसी प्रॉब्लम है जब आपने गिवन अपर बाउंड किया तो अब इस केस में हम लेते हैं कॉम्प्लीमेंट्री प्रिंसिपल यूज करने के लिए कि लेट जो A है वो सीक्वेंस ऑफ M1 M2 M3 such that M1 plus M2 plus M3 is equal to 27, where M1 M2 M3 belongs to set of natural number, यानी कि कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, ऑल चॉइसेस ऑल नंबर। सेकंड A1 डिफाइन कर लेते हैं, A2 और A3। A1 की बात करें तो A1 को हम डिफाइन कर लेते हैं किस तरीके से M1 such that M1 इसको एटमोस्ट को एटलीस्ट का केस बना देते हैं कॉम्प्लीमेंट, M2 such that M2 greater than equal to 5, and third M3 such that M3 greater than equal to 7। तो यहाँ पे अगर हम A1 यूनियन A2 यूनियन A3 की बात करेंगे तो ये मोस्ट केस होगा जो कम से कम इनमें से किसी एक कंडीशन को वायलेट करेगा। तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री प्रिंसिपल का यूज करके हर नंबर ऑफ फंक्शंस को बता देंगे, यानी कि जो हमें कैलकुलेट करना है वो क्या है, A1 यूनियन A2 यूनियन A3 का कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि A1 यूनियन A2 A3 इन तीनों रिस्ट्रिक्शन में किसी का भी ना कभी इन तीनों में से किसी रिस्ट्रिक्शन को वायलेट कर रहा है। तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्योंकि एटमोस्ट प्रॉब्लम को अपर बाउंड प्रॉब्लम को हम एट लीस्ट में कन्वर्ट कर लेंगे, और एट लीस्ट के लिए जो हमने अभी किया था कि लीस्ट है तो हम उसको दे सकते हैं। ये चीज़ हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट हमारे रिक्वायर्ड आ जाएगा इज इक्वल टू A माइनस A1 यूनियन A2 यूनियन A3। अब बात करते हैं A माइनस taking one at a time। चलिए मैं दोबारा लिख देता हूँ ऐसे। क्योंकि हमारे पास तीन सेट है तो इसको रिक्वायर्ड वैल्यू को हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ A माइनस नंबर ऑफ A1 A2 A3 प्लस गैप ले लेते हैं A1 इंटरसेक्शन A2 प्लस A1 इंटरसेक्शन A3 प्लस A2 इंटरसेक्शन A3 एंड माइनस A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3 जो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सीक्वेंस में फाइंड करें। अब यहाँ पर देखें तो इसके पास हमारे पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो इनकी बात करें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। तो 27 प्लस 3 माइनस 1 यानी कि 29 C2। A1 की बात करें तो A1 में 13 है, तो लीस्ट प्रॉब्लम है 13 हमें गिवन कर देना। 13 का बस 27 में 13 दे दें तो 14 बचे, तो यहाँ पे 14 का 3 माइनस 1 16 C2। इसी तरीके से A2 की जब बात करेंगे तो A2 की बात करेंगे तो हमें 5 दे देने हैं, तो 5 दे दिए तो 22, जो हमारे पास 22 बचे, 22 प्लस 2 24 C2। अब रिस्ट्रिक्शन को 24 C2। और A3 की बात करें तो 18 गिवन करते हैं तो 9 आ जाएगा,
और 9 + 3 12 - 1 11 C2। A1 इंटरसेक्शन A2 की बात करें तो 13 + 8 18 इसको दे देते हैं। जब 18 दे दिए 27 में से तो उसके बाद 18 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। 18 को सब्ट्रैक्ट करने के बाद 3 ऐड कर दें तो 11 + 1 12 तो ये हो जाएगा 11 C2। अब A1 A3 की बात करें, A1 A3 की बात करें तो यहाँ 13 18 मोर देन 27 है तो पॉसिबल नहीं है, तो इस केस में 0 आ जाएगा। A2 A3 की बात करें तो A2 A3 हमारे पास 5 और 18 23 हो गया, 23 चला गया 4 हो गया। अब 4 + 3 7, 7 में से एक अगर अपन कम कर दें n + k - 1 6 तो 6 C2। और लास्ट तीनों की बात करें तो तीनों का सम लेकिन इससे ज़्यादा है, पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पे जो है हमारे पास 0 आ जाएगी। और इसको करने करके हम यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन इसका आंसर इजीली पा सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन IITs में 2 या 3 बार प्रीवियसली पूछा जा चुका है। मोस्टली प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन कहीं ना कहीं यूज होता ही है पूरे सेक्शन में कहीं ना कहीं। चलिए अब हम बात करते हैं इसके तीसरे एप्लीकेशन की तरफ बढ़ते हैं, एक नंबर थ्योरी प्रॉब्लम की तरफ। इन नंबर थ्योरी पर्टिकुलरली डिविजिबिलिटी प्रॉब्लम, ए डिविजिबिलिटी। तो डिविजिबिलिटी प्रॉब्लम की एक बात करते हैं कि हाउ मैनी नंबर्स इन द सेट एन जो रिप्रेजेंट करता है हाउ मैनी नंबर्स इन द सेट एन are divisible by a positive integer, are divisible by a positive integer से b। ये हमारे पास क्वेश्चन कि कितने नंबर हैं इसमें सेट में जो इससे डिविजिबल। तो अगर हम एक लिटिल थॉट शो करें, अगर देखें तो जो भी नंबर होगा वो मल्टीपल होगा, तो 1 × d 2 × d 3 × d एंड सो ऑन। ये नंबर ऑफ मल्टीपल की बात करें तो कितने नंबर ऑफ मल्टीपल्स यहाँ होंगे, तो बेसिकली बात है नंबर ऑफ मल्टीपल n से ज़्यादा जा नहीं सकते। तो अगर थोड़ा सी बात करें तो n × d × d जहाँ पे ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन रिप्रेजेंट करता है। अब तो हम ये कह सकते हैं कि ऐसे केसेस में n/d नंबर्स होंगे जो डिविजिबल बाय d होंगे n। अब और आगे बढ़ते हैं इसमें, तो मान लीजिए कि ये d1 नंबर इसको डिवाइड करता है, d1 डिवाइड्स n, ये नंबर नोटेशन डिवाइड्स के लिए, और d2 डिवाइड्स n। d1 क्या होगा, ये नंबर इंटीजर इतने नंबर्स होंगे और इतने नंबर्स होंगे जो डिवाइड करेंगे, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। तो d1 और d2 बोथ कब डिवाइड करेंगे, इफ एंड ओनली इफ का नोटेशन लिख दें चाहे इस तरीके से, इफ एंड ओनली इफ एलसीएम ऑफ d1 d2 डिवाइड है। इसी चीज को जनरलाइज कर सकते हैं कि d1 d2 डॉट 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 dk डिवाइड n if and only if LCM of d1 d2 dot dot dk divide number of n। इस इंट्रोडक्शन के बाद हम इस फॉलोइंग प्रॉब्लम पे डील कर सकते हैं कि मान लेते हैं कि ए बी ए सेट
337। अब ये देखते हैं कि एंड फॉर, तो हमें चेक करना हाउ मैनी नंबर्स इन द सेट आर सेट ए विच आर नीदर divisible by 8, ना ही 8 से डिविजिबल हो और ना ही ले लेते हैं 12 से डिविजिबल हो और ना ही 20 से डिविजिबल हो। नॉन डिविजिबिलिटी का केस ले लेते हैं। यहां पे भी हम कॉम्प्लीमेंट्री प्रिंसिपल का यूज करने की कोशिश करेंगे। इसके लिए मान लेते हैं कि जो सेट एडी है वो रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे ऐसे नंबर्स का सेट n बिलोंग्स टू a such that d divide n। तो जो a 8 होगा 8 से डिविजिबल होंगे, a 12 होगा 12 से डिविजिबल होंगे, a 20 से डिविजिबल की बात करेंगे। तो अगर हम यहाँ पे बात करें A8 यूनियन A12 यूनियन A20 की, तो ये सेट रिप्रेजेंट करेगा जहाँ पे नंबर है एट लीस्ट वन ऑफ 8, 12 या 20 से डिविजिबल होगा। एट लीस्ट है, मोर देन वन भी हो सकता है, सारों से भी हो सकता है। चलिए, तो जो रिक्वायर्ड नंबर है, जो रिक्वायर्ड है हमारे पास, इसको हम अगेन कॉम्प्लीमेंट्री प्रिंसिपल का यूज करके रिक्वायर्ड नंबर को फाइंड किया जा सकता है। तो अगेन फिर से यहाँ अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ a माइनस A8, A12, A20, A8 इंटरसेक्शन A12, A8 इंटरसेक्शन A20, A12 इंटरसेक्शन A20 एंड माइनस A8 इंटरसेक्शन A12 इंटरसेक्शन A20। तो यहाँ पे हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट की बात करेंगे तो ए में तो हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट है 337। A8 की बात करें तो 337 बाई 8 का ग्रेटेस्ट इंटीजर। A12 की बात करें तो 337 बाई 12 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। A20 की बात करें तो 337 अपॉन 20 का ग्रेटेस्ट इंटीजर। A12 इंटरसेक्शन A20 की बात करें तो 12 और 20 का इंटरसेक्शन की बात करें तो ये हमारा दोनों का एलसीएम 12 और 20 का 60 हो जाएगा। तो 337 अपॉन 60। 8 और 12 की अगर हम बात करें तो 8 और 12 का इंटरसेक्शन अगर देखा जाए तो हमारे पास 8 × 12 24, 337 अपॉन 24 एंड 8 और 20 की अगेन बात करें 8 और 20 की बात की जाए तो यहाँ पे जो हमारे पास 8 और 20 का एलसीएम आएगा वो हो गया 40। हम तीनों के एलसीएम की बात करें A1, A2, A3 की बात करें 8 और 12 और 20 तो 3 2s 1 3 एंड 5 तो ये हमारे पास आ जाएगा 120। इसको कैलकुलेट करके हम रिक्वायर्ड को फाइंड कर सकते हैं। बेसिकली इसका भी क्वेश्चन नंबर थ्योरी में काफ़ी बार पूछा जाता है कि डिविजिबल बाय 7, डिविजिबल बाय 3 अगर सीक्वेंस ऑफ नंबर गिवन है, जैसा कि लास्ट ईयर में पूछा गया है एमआईटी के
एक क्वेश्चन में। अब हम बात करते हैं इसके लास्ट एप्लीकेशन के लिए, आज के लिए डी अरेंजमेंट की बात करते हैं। डी अरेंजमेंट का फॉर्मूला एस्टैब्लिश करें। डी अरेंजमेंट क्या है? तो अगर हम नंबर ऑफ बाइजेक्शंस की बात करें, रिकॉल करें या रीड में एक बाइजेक्शन लेते हैं n to n, तो ऐसे बाइजेक्टिव फंक्शन अगर डोमेन कोडोमेन में नंबर ऑफ एलिमेंट हैं तो बाइजेक्टिव फंक्शन या कहें या वन वन फंक्शन कहें या ऑन टू फंक्शन कहें, बात एक ही होती है। तो ये जो नंबर ऑफ बाइजेक्शन कहें या इंजेक्शन कहें, a bijection is called permutation। और हमें पता है यार काउंटिंग में बात करें तो n फैक्टोरियल परमुटेशन होते हैं। n थिंग्स को n में कितने तरीके से अरेंज किया जा सकता है, जैसे हमने NPR का फार्मूला निकाला था पहले, तो अगर हम NPN की बात करें कि की वैल्यू यहाँ है तो n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस n फैक्टोरियल, ये 0 फैक्टोरियल 1 हो जाएगा, तो देन अगेन इट गिव्स n फैक्टोरियल। अब इसमें एक एलिमेंट लेते हैं, इस फंक्शन का एक एलिमेंट लेते हैं I belongs to n such that fi is equal to y। तो ऐसे एलिमेंट को कहते हैं such that fi is called a fixed point। अब फिक्स पॉइंट क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल एक परमुटेशन हम लिखते हैं 1 2 3 4 5 ऑफ लेंथ 5, जिसमें हम कहें कि ये इमेज जा रही है 1 5 जा रहा है, 5 पे जा रहा है, किसी पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 3 पे कर सकते हैं, ये 1 पे करते हैं, 4 4 पे जा रहा है, 5 2 पे जा रहा है। तो नंबर ऑफ ये परमुटेशन है। इस परमुटेशन में अगर हम बात करें तो यहाँ I इक्वल टू जो 4 है ये फिक्स पॉइंट है, यानी कि यहाँ फिक्स पॉइंट का मतलब क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है कि जो ये है अपने प्लेस पे ही जा रहा है, बाकी अपने प्लेस पे नहीं जा रहा है। तो डी अरेंजमेंट का कॉन्सेप्ट यहाँ से आता है कि जैसे हेड प्रॉब्लम या एनवेलप प्रॉब्लम होती है, सीटिंग प्रॉब्लम्स होती है। सीटिंग प्रॉब्लम की एक सीटिंग अरेंजमेंट में बच्चे इधर बैठे हैं, मान लीजिए 10 बच्चे या 5 बच्चे एक सीटिंग अरेंजमेंट में बैठे हैं। उसके बाद जब एग्जामिनेशन डे पे आया तो केवल 4th बच्चा ही अपनी सीट पे बैठा है, बाकी अपनी सीट पे ना बैठे, मतलब जो प्रीवियस ऑक्यूपाई उसको ना मिले। हेड प्रॉब्लम होती है, मैजिशियन प्रॉब्लम की 10 हेड्स को इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं या परम्यूट करते हैं कि कोई भी हेड राइट कैंडिडेट के पास ना पहुंचे, या कोई भी लेटर की प्रॉब्लम होती है कि कोई लेटर करेक्ट एनवेलप में ना पहुंचे या कुछ सम टाइम पहुंचे। जो सेम में पहुंचेंगे तो उसको फिक्स कहते हैं कि वो फिक्स हो गया, वो तो जाएगा ही। उसके बाद इसको कहते हैं डी अरेंजमेंट। तो डी अरेंजमेंट एक अच्छा कॉन्सेप्ट है। तो इसको प्रूव करने के लिए इन जनरल अगर हम 5 से जनरल चलें तो हम एक सेट डिफाइन करते हैं, सेट ए एफ such that
डायरेक्ट सेट को सेट ए है नंबर ऑफ ऑल बाइजेक्शन फ्रॉम n to n को डिफाइन कर लेते नंबर ऑफ ऑल बाइजेक्शन हो गए यानी कि नंबर ऑफ a इक्वल टू n फैक्टोरियल। इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है f n to n इज ए बाइजेक्शन। ai को हम ले लेते हैं फिक्स पॉइंट की तरीके से। कहाँ पे हमने इसे डिफाइन किया था कि i हमारे पास n है तो ai f बिलोंग टू a, f मेंबर है इसका such that fi is equal to i, यानी कि फिक्स पॉइंट सेम लेटर सेम मतलब पे जा रहा है, सेम हैंड सेम पर्सन के पास जा रही है, सेम स्टूडेंट अपनी सेम सीट पे बैठ रहा है, इस तरीके का। तो यहाँ पे जो डी अरेंजमेंट है तो डी अरेंजमेंट की बात करें तो यहाँ A1 यूनियन U2 जो सेट ऑफ बाइजेक्शन, यहाँ पे जो A1 यूनियन A2 यूनियन डॉट 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 AN रिप्रेजेंट करेगा, वो रिप्रेजेंट करेगा सेट ऑफ ऑल बाइजेक्शन फ्रॉम सेट ऑफ इंटीजर्स ऑफ n to n हैविंग एट लीस्ट वन फिक्स पॉइंट। देयरफॉर जो इसका कॉम्प्लीमेंट होगा, जब वन फिक्स पॉइंट की बात करेंगे तो जो इसका कॉम्प्लीमेंट है वही हमारे रिक्वायर्ड डी अरेंजमेंट। डी अरेंजमेंट को dn से रिप्रेजेंट करें तो dn हमारे पास आ जाएगा। डी अरेंजमेंट की कोई भी अपने करेक्ट प्लेस पे ना पहुंचा। इसको काउंट करते हैं टेकिंग वन एट ए टाइम, देन AI1 intersection AI2 minus 3 at a time, और सब्सक्रिप्ट इसी हिसाब से लगा देंगे एंड लास्ट taking all at a time। तो अगर इसको काउंट करने की बात करें तो हम देखेंगे कि फिर से नंबर ऑफ वन टू समथिंग की तरह ये तो हमारे पास नंबर ऑफ n फैक्टोरियल हो गया। एक को सिलेक्ट करना है NC1 और हमारे पास क्योंकि जो fi = i है तो बाकी कितने पे मैप होंगे, बाकी के कितने अरेंजमेंट होगा, एक एलिमेंट नहीं जाएगा, बाकी n-1 तरीके से फैक्टोरियल अरेंज करेंगे। देन अगेन इन्हीं दो को सिलेक्ट करना है NC2 केस और बाकी n-2 केस में अरेंज हो सकते हैं। सिमिलरली -3 के केस में NC3 n-3 फैक्टोरियल में अरेंज किए जा सकते हैं। एंड लास्ट सारों को किस तरीके से अरेंज किया जा सकता है n-, एट लास्ट में हम NCn को n-n फैक्टोरियल में अरेंज कर सकते हैं। जब इसको कंबाइन करके लिखा जाएगा, अगर हम कंबाइन करके लिखते हैं इसको तो हमारे पास n फैक्टोरियल कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास बन जाएगा 1 NC2 NC3 NC4 1 - 1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन 1/n फैक्टोरियल। ये हमारे पास डी अरेंजमेंट का फॉर्मूला आ जाता है जिसको समेशन फॉर्म में कुछ इस तरीके से लिखा जा सकता है।
ये रीअरेंजमेंट का फार्मूला हमारे पास आ जाता है। अगर इसका एक एप्लीकेशन होता है, सिंपल सी बात करें कि अगर हम बात करें यहाँ पे डीएन की लिमिट के क्वेश्चन में होता है कि dn अपॉन n फैक्टोरियल अगर यहाँ से देखें तो हमारे पास आ जाएगा समेशन k इक्वल टू 0 to n माइनस 1 की पावर k 1 अपॉन k फैक्टोरियल। यहाँ पे ये टेंडिंग टू 1 अपॉन e एज n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये सीरीज बन जाएगी 1 अपॉन जब n इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। तो फॉर large n dn टेंड टू n फैक्टोरियल अपॉन e, ये लिमिटिंग वैल्यू कही जा सकती है, टेंडिंग वैल्यू कह सकती है, अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू कही जा सकती है। इसको टेंडिंग से ज़्यादा अप्रोक्सीमेशन में लिखा जा सकता है। रीअरेंजमेंट का फार्मूले से वह करना। अब इसका हेड प्रॉब्लम पिछले साल एक प्रॉब्लम आई थी, इसलिए लास्ट 4-5 इयर्स में कि 5 स्टूडेंट हैं S1 S2 S3 S5, जिसमें S1 को प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी थी कि S1 अपनी सीट पे बैठे, बाकी जो 4 हैं वो अपनी सीट पे ना हो। तो सिंपल सी प्रॉब्लम थी, तो उसमें 4 का रीअरेंजमेंट था एंड टोटल से डिवाइड हो जाता है। तो कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आता जरूर है। अगर रीअरेंजमेंट की बात करें तो अगर एम्प्टी सेट है, अगर नंबर ऑफ एम्प्टी सेट आएगा तो बाय डिफ़ॉल्ट हम ये देख सकते हैं कि इस एम्प्टी सेट के केस में D0 1 होगा, एक ही है तो रीअरेंजमेंट हो ही नहीं सकता। अगर एक ही एलिमेंट है, एक ही लिफाफा, एक ही लेटर है, रीअरेंजमेंट हो ही नहीं सकता, तो उस केस में 0 हो जाएंगे। और 2 के केस में भी हमारे पास अरेंजमेंट 1 आएगा। तो यहाँ से इस फॉर्मूले को थोड़ा सा इजी बनाने के लिए, इजी करने के लिए रिकरेंस रिलेशन का यूज किया जाता है। जो रिकरेंस रिलेशन हमें क्या बताता है, जो रिकरेंस रिलेशन है इससे यूज होता है कि dn इक्वल टू dn माइनस 2 प्लस dn माइनस 1 और ब्रैकेट में n माइनस 1। इस रिलेशन को हम यूज करके ही रीअरेंजमेंट फॉर्म कर सकते हैं। इसके अलग अलग फॉर्म्स हैं, अलग अलग वेरिएंट हैं जिनको हम देख सकते हैं। अब मान लीजिए कि अगर इसमें कहा जाता है कि एग्जैक्टली के पॉइंट फिक्स पॉइंट है, यानी कि आउट ऑफ 10 में अगर हम कहें कि 4 करेक्ट प्लेस पे गए हैं, तो उस टाइप की प्रॉब्लम के लिए हमारे पास जो रीअरेंजमेंट हो जाता है, तो अगर हम उसमें देखते हैं करेक्ट प्लेस के जाने के लिए फिक्स पॉइंट हमारे पास अगर कहा जाए कि के फिक्स पॉइंट है, अगर n में से k फिक्स पॉइंट है यानी कि सेम प्लेस पे गए हैं, उसमें कोई चेंज नहीं है, तो उस केस में नंबर ऑफ रीअरेंजमेंट काउंट हो जाता है n c k b n माइनस k। ये हमारे पास फिक्स पॉइंट दे दिए जाते हैं। इस तरीके से हम काउंट कर सकते हैं कि उन प्रॉब्लम को, कंडीशनल प्रॉब्लम को, जैसे भी प्रॉब्लम दी रहा है कि तो हमारे पास फिक्स पॉइंट है या नहीं है। अब इसकी प्रॉब्लम को देखने के लिए इसकी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर आईटी में भी मिलेंगे। बेसिकली इसको अभी फिलहाल के लिए अभी फिनिश करते हैं, लेकिन मोटिव ऑफ लेक्चर ये था कि द प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन, उसके एप्लीकेशन को डिस्कस करना, और कहीं ना कहीं आईआईटी के पेपर में या पेपर्स में अल्टरनेटली 100% एक क्वेश्चन आता है या कहीं ना कहीं इसके एप्लीकेशन क्वेश्चन हमें मिलता जरूर है। इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बच्चों के लिए जो एग्ज़ाम देने जाते हैं, उनके लिए, टीचर्स के लिए, हमारे लिए भी, इसलिए मैंने समझा कि इसको डिस्कस करना चाहिए। धन्यवाद, थैंक यू।